हाय फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। लास्ट टॉपिक में हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर डिस्कस करे। उस हिसाब से जो हमारा कैलकुलेशन था वो हमको ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स 1 बाय 1 कंप्लीट करना था, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड के नए सिलेबस के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है। अब तो हमको समझ में आया कि रेस्पिरेशन जो चैप्टर है सर्कुलेशन के साथ उसने मर्ज कर दिया। तो हम ये चाह रहे थे कि सर्कुलेशन तो हमारा पहले टॉपिक हो गया, तो क्यों ना रेस्पिरेशन स्टार्ट करें और उसके साथ फिर सर्कुलेशन का एक रिवीजन भी दे देंगे। ये मुझे लगा दोनों को कोरिलेट करके इंशाल्लाह स्टडी करने की कोशिश करेंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन जो टॉपिक था वो महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से 11th में चला गया, तो उसको हम क्या करेंगे 11th के पार्ट में कवर करेंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ बोर्ड के हद तक फोकस करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए फिर एक्स्ट्रा बर्डन ना हो, इसलिए पहले हम क्या करेंगे 12th में आने वाले चैप्टर को पहले पक्का करेंगे, उसके बाद सेकंड स्पेल में हम क्या करेंगे 11th के टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो रेस्पिरेशन हमको समझना है। आज जो मेरा लेक्चर है इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, तो बेसिकली हम रेस्पिरेशन बोलेंगे किसको। रेस्पिरेशन बेसिकली हम रेस्पिरेशन समझने के लिए हमको दो चीज़ें समझना है। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इसको हम दूसरे अंदाज में ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट अ गैसेस एक्सचेंज। जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा उसको हम रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। बेसिकली रेस्पिरेशन के दो टाइप है। रेस्पिरेशन के बेसिकली दो टाइप है, एक है सेलुलर रेस्पिरेशन, एक है सेलुलर रेस्पिरेशन और दूसरा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक है सेलुलर रेस्पिरेशन और दूसरा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म रहने दो, उसको रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ेगी। रेस्पिरेशन में होगा क्या? रेस्पिरेशन हम किसको बोलेंगे? रेस्पिरेशन इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स कैटाबॉलिक प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स कैटाबॉलिक प्रोसेस, ओके। अब यहां पर होगा क्या? कॉम्प्लेक्स कैटाबॉलिक प्रोसेस क्यों बोले? यहां पर कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलने का मकसद ये है कि यहां पर ग्लूकोज का और पॉलीमर का ब्रेकडाउन होगा और सिंपल मॉलिक्यूल बनेंगे। और क्या बनेंगे? सिंपल मॉलिक्यूल बनेंगे। मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और हमको एटीपी मिलेंगे, बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा और सिंपल मॉलिक्यूल बनेंगे। मतलब ये कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और उससे हमको क्या मिलेंगे? एटीपी मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या है? फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है आगे हम प्लांट फिजियोलॉजी में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं और जो फोटोनिक एनर्जी होती है, हमारी जो लाइट की एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कलेक्ट किया जाता है और एनाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। मतलब ग्लूकोज के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम एनाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे। एनाबॉलिक प्रोसेस में ये केमिकली स्टोर्ड फॉर्म की एनर्जी हम क्या करेंगे? बनाएंगे। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, मतलब केमिकली स्टोर फॉर्म में है एनर्जी। अब यहाँ पर कोई भी फूड के थ्रू इस ग्लूकोज को लेगा और ऑक्सीजन के मदद से क्या करेगा? इसको ब्रेक करेगा। ऑक्सीजन के हेल्प से क्या करेंगे? ग्लूकोज को ब्रेक करेगा और एटीपी बनाएगा। मतलब शॉर्ट में इतनी बात समझ लो कि रेस्पिरेशन में हम एनर्जी का जनरेशन करते हैं। मतलब जो हमारा स्टोर फॉर्म में फूड है और जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है, उस फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को हम ऑक्सीजन के हेल्प से क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे और उससे हम कलेक्ट करेंगे एटीपी। एटीपी क्या है? एटीपी ये एनर्जी करेंसी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमने देखा था डिटेल में, आगे प्लांट के रेस्पिरेशन में इसको डिटेल में हम फिर से डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये इंट्रोडक्शन था रेस्पिरेशन का।
बेसिकली रेस्पिरेशन के मैंने दो टाइप बताया, सेलुलर रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन ये सेल के अंदर हो रहा, मतलब क्या, ये वाला, ये जो एग्जांपल दिया मैंने, ये सेलुलर रेस्पिरेशन की एग्जांपल है, जो प्लांट में भी होगा और एनिमल्स में भी होगा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब क्या, गैसेस एक्सचेंज विद एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से कोई भी एनिमल्स जो गैसेस एक्सचेंज करेगा उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे। ओके, अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा, डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे ऑर्गेनिज्म में, जैसे प्लांट्स में भी होगा ये, प्लांट में क्यूटिकल्स और लेंटिकल्स और स्टोमाटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ओके, जैसे ट्रांसपायरेशन होता है वैसे गैसेस एक्सचेंज भी साइमल्टेनियसली प्लांट्स में होते हैं। CO2 जैसे प्लांट्स कलेक्ट करता है वैसे प्लांट्स को ऑक्सीजन की भी कुछ अमाउंट में जरूरत पड़ती है, लेकिन प्लांट में जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो थोड़ा कम है एज कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स में क्या है, रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम डिटेल में समझना चाह रहे हैं टॉपिक में, और उसको हम लास्ट में कोरिलेट करेंगे सर्कुलेशन से, उसको हम साइमल्टेनियसली कोरिलेट करेंगे सर्कुलेशन से। यहाँ पर देखिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फाइलोजेनिसिटी, मतलब फाइलोजेनिक डेवलपमेंट के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से प्लांट्स के और एनिमल्स के रेस्पिरेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, किस तरीके के रेस्पिरेशन में मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, ये मैं अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो केयरफुली हर चीज़ समझना है, मैं जो डायग्राम बता रहा हूँ उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ओके, चलिए देखिए। डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में हमको वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल। मतलब अगर हमने क्लासिफिकेशन किए इसको, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम्स कैसे मॉडिफिकेशन होता है, इसका कैसे वेरिएशंस हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के देखने को मिल सकते, ये हमको यहाँ पर देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, हम यहाँ पे देखते हैं इन्वर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें रेस्पिरेशन कैसा होता है, तो इनमें सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता। और जो बॉडी सरफेसेस होंगे इसके, ये ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी सरफेस, तो उसके थ्रू क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। जैसे स्पॉन्जेस में देखिए आप, यहाँ पर बता रहा हूँ, बॉडी सरफेस से क्या होगा, उसके गैसेस का एक्सचेंज होगा उसमें वाटर फ्लो होगा स्पॉन्जेस में, और वाटर के थ्रू क्या होगा, न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। रेस्पिरेशन के लिए जो गैस लगेंगी ऑक्सीजन वगैरह, तो वो बॉडी सरफेस से एक्सचेंज होंगी। सिलेंट्रेट्स की अगर एग्जांपल लिए, तो वहाँ पर भी जो इनके स्किन सरफेसेस है वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होगा। यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है रेड कलर से एरो से, और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है सेल में। फ्लैटफॉर्म का भी ऐसे ही रहेगा, स्किन सरफेसेस से यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर जाएंगी बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होंगी। तो ठीक है, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में मेंशन किया है। इन्वर्टिब्रेट्स में स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स और फ्लैटफॉर्म्स आएंगे, जिसमें जनरल बॉडी सरफेसेस से गैसेस का एक्सचेंज होगा डिफ्यूज़न के थ्रू। ओके, उसके बाद अर्थवर्म है। अर्थवर्म में भी जो उसके जो क्यूटिकल्स होंगे, मतलब जो सरफेस होंगे, हार्ड पार्ट होंगे उसके सरफेस के, तो इन मॉइस्ट क्यूटिकल से गैसेस एक्सचेंज होंगे। एरो मार्क से ये भी मेंशन किया हुआ है। ओके, यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थवर्म में भी ये मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू क्या होगा, ये एब्जॉर्प्शन होगा ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। इंसेक्ट्स की अगर बात की जाए, तो इंसेक्ट्स में बहुत सारे ट्यूब्स होंगे, ट्रैकियल सिस्टम होगा, और ये ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होगा। देखिए यहाँ पर एयर सैक्स हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये बहुत सारे, और एक प्रॉपर सिस्टम है, और ये सिस्टम को हम बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है, ये ट्रैकिया के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होंगी। ये जो सिस्टम है इसको हम बोलेंगे ट्रैकियल सिस्टम। जो मेन पाइप होगा बीच में उसको ट्रैकियल ट्रंक बोलेंगे, और फिर उससे स्मॉल ओपनिंग्स यहाँ पर ओपन होंगे, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज होगा, रेस्पिरेशन होगा, और एयर बैग्स होंगे इसमें, और ये एयर बैग्स में ऑक्सीजन आएंगी और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होंगी। और ये हार्ट से डायरेक्टली उनका अटैचमेंट नहीं होगा,
क्यों, तो अर्थपोड्स की अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो अर्थपोड्स में एक चीज़ जो हमको देखने को मिलती, ख़ास तौर पे इन कॉकरोच की बात की जाए या फिर और दूसरे इंसेक्ट्स, तो इनमें वाइट ब्लड होता है, मतलब उसमें आरबीसी नहीं होगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का डायरेक्टली गैसेस एक्सचेंज के साथ यहाँ पर उतना डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन एयर बैग्स में ऑक्सीजन आएंगी और वहाँ से फिर वो रिलीज़ होंगी लिम्फ में, और डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका टिश्यू लेवल पे ओपन सर्कुलेशन के थ्रू। इसमें ख़ास आरबीसी कैरियर नहीं होंगे ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के, बट सेल में ये डिफ्यूज़न के थ्रू और हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के थ्रू ये ट्रैवल करेंगे। ओके, तो ऐसा इंसेक्ट्स में हम देख सकते हैं। एक्वाटिक अर्थोपोड्स की अगर बात की जाए तो अर्थोपोड्स में गिल्स का सिस्टम होगा, और ये गिल्स वेस्कुलराइज्ड गिल्स होंगे, मतलब यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे, खून के नालियाँ होंगे यहाँ पर। ओके, और ये वेस्कुलर ब्लड वेसल्स जिसको बोल सकते हैं स्मॉल कैपिलरीज, ये हमारे गिल्स के पूरे सराउंडिंग में होंगे, और वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे ऑक्सीजन को, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पर्कुलेट होगा। ऐसा अर्थोपोड में हम देख सकते हैं एक्वाटिक अर्थोपोड्स में। वर्टिब्रेट्स की बात की जाए, फिशेस की एग्जांपल लेते हैं तो फिशेस में गिल्स का डेवलपमेंट होगा, और गिल्स में फिर गैसेस एक्सचेंज होंगे और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ होगा। रेप्टाइल्स की बात की जाए तो रेप्टाइल्स में हम देखते हैं कि स्पेशल टाइप के बैग्स होंगे, एयर बैग्स, जिसको हम लंग्स बोल सकते हैं, और ये लंग्स डायरेक्टली हमारे ब्लड सिस्टम से और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से अटैच होंगे। चूँकि रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में हार्ट का सिस्टम प्रॉपर होता है, इनमें आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, इनका खून लाल होता है, तो यहाँ पर ये जो ब्लड है, ये ब्लड गैस एक्सचेंज में हमको फुल हेल्प करेगा। तो यहाँ पर लंग्स का सिस्टम होगा, वहाँ पर अल्वियोलाइज होंगे, वेस्कुलर अल्वियोलाइज, ये क्या करेंगे गैसेस को एक्सचेंज करेंगे। बर्ड्स में भी वैसे ही देख सकते हैं हम, बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम है, उसके थ्रू यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। लंग्स है प्रॉपर। देखिए ह्यूमन का तो हमको डिटेल में देखना है, ये ह्यूमन का सिस्टम। ओके, यहाँ पर अल्वियोलाई है, अल्वियोलाई के लेवल पे क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, ये लंग्स के पार्ट है। आगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम हम डिटेल में देखने वाले हैं, अभी जस्ट एग्जांपल हमको याद रखना चाहिए। मलस्क की बात की जाए तो इनमें भी क्या रहेंगे, लंग्स का सिस्टम डेवलप रहेगा, जो बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होगा। जाहिर सी बात है, जो भी लंग्स होंगे ये वेस्कुलर ही होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगे। ओके, एम्फीबियंस में भी लंग्स होंगे, और ये लंग्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होगा। जैसे हम देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है वो रेड मार्क से बताए, वो लंग्स से रिलीज़ होकर बॉडी में जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज़ हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। ओके, तो ये पूरे एग्जांपल्स हमको मालूम होना ज़रूरी है। ये मैंने पूरे एग्जांपल जो है वो एनसीईआरटी ही के मेंशन किया, और ये बार बार रिपीट करके देखिए और विजुअलाइज करिए उसको अच्छे से, क्यों तो एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसके जो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स हमको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इम्पोर्टेंस भी है इसका बहुत ज़्यादा। ओके, तो मैंने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू तुमको सब ये बातें समझाने की कोशिश किया कि कैसे रेस्पिरेशंस होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किस तरीके के होते हैं, ये हमने समझाने की कोशिश की है। आगे हम आगे के टॉपिक में ह्यूमन रेस्पिरेशन समझेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमिकल एस्पेक्ट देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद फिर उसके फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स देखेंगे। ये चैप्टर समझने के लिए बहुत इजी है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है अच्छे से। तो केयरफुली एक एक टॉपिक मेरा अच्छे से देखना ज़रूरी है, और उसके साथ साइमल्टेनियसली एमसीक्यूज भी सॉल्व करना ज़रूरी है। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो मुझे मैसेज करो ग्रुप में, या फिर तुम्हारे हिसाब से ऑफलाइन भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं आने के बाद। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करो, टाइम अब कम है तुम्हारे पास, 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उनके पास टाइम बहुत कम है अब, क्यों तो जैसे जैसे डेट आगे बढ़ेंगे एग्जाम्स का, तुम्हारे एग्जाम की डेट बढ़ने वाली नहीं है,
2021 में जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे, तो उनको ये वायरस की वजह से डेट आगे बढ़ाएंगे ऐसा नहीं है। ये बच्चों की डेट आगे बढ़ी, तुम्हारी डेट नहीं बढ़ेगी आगे। तो तुम्हें अच्छे से तैयारी करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। अब तक हमारा 50% सिलेबस हो जाता था, लेकिन नहीं हुआ मतलब तुम्हारे पास टाइम है अभी पढ़ने के लिए। हमारा पढ़ाना भी बाकी है, तुम्हारा पढ़ना भी बाकी है। तो जो टॉपिक हो चुके हैं उसको बार बार रिवाइज करो, बोर मत हो, उसको हर अंदाज से समझने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।